हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट आपका रहने वाला है सोशल साइंस। इसके लिए टॉप 3 मार्क का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि सोशल साइंस में मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। उनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। ठीक है, और 1 मार्क का क्वेश्चन में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, और बाकी जो वीडियो हैं जल्दी आने वाले हैं। देखिए, संपूर्ण तैयारी हम चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो लोग नए हैं। तो क्वेश्चन देखिए 1, देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यानी वनों के लाभ लिखना है। जो फॉरेस्ट होते हैं इनके कोई 3 आपको यहाँ पर बेनिफिट लिखना है। तो क्वेश्चन इसमें पॉइंट वाला देखिए, फॉरेस्ट विथ provide us with timber, fuel wood and wood for paper. They also assist in bringing rainfall and help reduce air pollution. Air pollution को reduce करते हैं timber इमारती लकड़ी, fuel wood जलाने वाली लकड़ी, और पेपर जो बनते हैं उसके लिए भी वुड इनसे हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जो रेनफॉल है यानी कि बारिश भी ये कराते हैं और एयर पोल्यूशन को भी कम करते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से कंप्लीट करना है इसको। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी जो सॉइल इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जो जंगली जानवर रहते हैं वाइल्ड लाइफ के, उनको हैबिटाट यानी नेचुरल हैबिटाट प्रदान करते हैं उनको रहने के लिए। एंड सो एंड स्लो डाउन द फेस ऑफ फ्लोड, यानी कि बाढ़ को कम करते हैं। ठीक है, उसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड दे आल्सो प्ले अ रोल इन रेजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ठीक है, और मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं उनसे कई प्रकार की औषधियाँ बनती हैं। ठीक है, तो ये भी इनके बेनिफिट हो जाएंगे। तो 3 बेनिफिट आप इस प्रकार से समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी क्यों हो गया है? बिकॉज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होगा है, क्योंकि द अनकंट्रोल्ड हंटिंग बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, क्या हो रहा है, ह्यूमन के द्वारा अनकंट्रोल हंटिंग की जा रही है। जो जंगली जानवर हैं, ऐसे जानवर जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी हैज लेड टू द इंडेंजरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है। जो भी जंगली जानवर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चीता है वो भी अब कम पाए जाते हैं, और ऐसे कई जानवर हैं जो पहले बहुत होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। पुटिंग देयर एग्जिस्टेंट एट रिस्क टू प्रिजर्व द रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड मेंटेन बैलेंस इन द एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज एसेंशियल। ठीक है, तो व्हाई इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी, इसका ये रीजन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन द 3 एग्जांपल्स। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसको आपको 3 एग्जांपल के द्वारा समझाना है। फेडरल कंट्री मतलब संघीय देश होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है। तो देखिए, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड क्या लिखा है, इट दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर मतलब पॉइंट यहाँ पर है, डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो पावर का डिवीजन है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनटू 3 लिस्ट, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची बोला जाता है हिंदी में। ठीक, उसके बाद देखिए थर्ड, 3 टियर सिस्टम जो सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है। इंडिया फॉलो द 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर द फेडरल फेडरलिज्म। ठीक है, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट 3 प्रकार से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एंड लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट में जो सरपंच वगैरह बनते हैं पंचायत और म्यूनसिपालिटी में, जो अध्यक्ष वगैरह बनते हैं वो आता है। ठीक, थर्ड देखिए पॉइंट इसमें, पावरफुल जुडिशियरी। ठीक है, इन द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम द जुडिशरी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द overseeing the disturbance of the powers. ठीक है, distribution of the power. Disputes regarding the distribution of the power between the center and state are resolved by the Supreme Court and High Court. ठीक है, तो जो जुडिशियरी है वो भी पावरफुल रहती है इस गवर्नमेंट की सिस्टम में। फेडरल कंट्री है इसका, इसमें भी सिस्टम जो है इस प्रकार से है, 3 टियर सिस्टम है। ठीक, तो इसमें जो जुडिशियरी रहती है वो अच्छी रहती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, हाई कोर्ट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर लिखना है। तो देखिए फर्स्ट फीचर हो जाएगा, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व द एग्जिस्टेंस ऑफ द 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टिपिकली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड एक आपका लोकल गवर्नमेंट भी होता है। ठीक, डिवीजन ऑफ पावर भी इसमें होता है। देयर इज अ क्लियर
डेमोक्रेशन ऑफ द पावर बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर अलग होगी, स्टेट गवर्नमेंट की अलग होगी, एंड जो आपका लोकल गवर्नमेंट है उसकी पावर अलग होगी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है। आप पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज एसेंशियल टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक प्रकार से लिखित और अच्छा संविधान भी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि सॉल्व कर सके हर प्रकार के इश्यूज को, जो भी इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हैं जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, मतलब कि कई स्टेट्स में किए जाते हैं, जो कि वो आपको इसमें दर्शाना है। देखिए, India, being a culturally diverse country, has various traditional practice that contribute to the conservation of the forest, ठीक है। जो कंट्रीब्यूट करता है कंजर्वेशन करने के लिए फॉरेस्ट के एंड वाइल्ड लाइफ के। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों के। सम एग्जांपल इंक्लूड द बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान। राजस्थान में एक बिश्नोई करके कम्युनिटी है जो कि क्या करती है, कम्युनिटी प्रोटेक्टिंग ब्लैक बक्स, ठीक है। ब्लैक बक्स यानी जो काला हिरन रहता है उसको, एंड ट्रीज, इसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी इन उड़ीसा एंड बिहार वर्शिपिंग इमली एंड आम, ठीक है। इमली यानी टेमरिंड एंड मैंगो की वो पूजा करते हैं उन ट्रीज की, ठीक है। ड्यूरिंग मैरिज यानी शादी के दौरान उनकी पूजा करते हैं। तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो काटने नहीं देते हैं। एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ द पीपल एंड banyan ट्री इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में पीपल और बनियान के पेड़ को भी नहीं काटा जाता है, ठीक है। दीज ट्रेडिशन हाईलाइट द सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटीज एंड नेचर, ठीक है। फोस्टरिंग सेंस ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, जो कि कंजर्वेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाईलाइट द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनी थ्री, ठीक है। तो देखिए, हाईलाइट करना है आपको 1972 का जो एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस रखे गए थे। देखिए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड सेवरल प्रोविजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इंक्लूड द पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज गिविंग देम लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जो भी स्पीसीज हैं उनकी लिस्ट उन्होंने जारी करी थी कि इनको प्रोटेक्ट करना है। द एक्ट अनाउंस वेरियस प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि ऐसी स्पीसीज हैं जो कि खत्म होते जा रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, ठीक है, यहाँ पर अलग से अनाउंस किया गया। सच एज द वन ऑनर्ड राइनोसोर्स होता है जो कि टाइगर होता है, कश्मीरी रेड डियर होता है, एंगुल जिसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल होता है, एंड द एशियाटिक लाइन। ऐसी जो स्पीसीज इनकी लिस्ट जारी करी थी कि इनको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। थर्ड देखिए, इट इम्पोज कंप्लीट और पार्शियल बैन्स ऑन हंटिंग, ठीक है। जो हंटिंग होती है ना, शिकार, इस पर रोक लगा दी गई। एंड ट्रेड ऑफ सर्टेन स्पीसीज लाइक द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक्स, चिंकारा, इंडियन राइनोसोर्स एंड हिमालयन बियर, ठीक है। तो इनके हंटिंग पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई, और ऐसा करता है कोई तो उसको जेल का प्रावधान भी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कॉल्ड लोक कल्याणकारी के पीपल वेलफेयर राइट टू रीजन, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को पीपल वेलफेयर क्यों कहते हैं, देखिए इसका आंसर देखिए, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट पीरियड होता है एक तो, और दूसरा है इसमें कॉम्प्लीमेंट्स विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। देखिए, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट पीरियड, तो इसमें देखिए इस प्रकार से, थोड़ा मैं कलर इसका चेंज कर लूँ हाइलाइटर का, एक सेकंड रुकिए आप लोग। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिक्स्ड, इसमें आपको बताना ऑर्गेनाइज सेक्टर को लोक कल्याणकारी सेक्टर क्यों कहा जाता है, ठीक है, या पीपल वेलफेयर क्यों कहा जाता है। तो फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट पीरियड होता है इसमें, द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंश्योर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद फिक्स्ड वर्किंग आवर एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो उनकी फिक्स्ड सैलरी होती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर भी होते हैं, और एक प्रकार से जॉब सिक्योरिटी भी वो देते हैं इंडिविजुअल को कि उनकी जॉब नहीं जाएगी आसानी से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स विद द गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है, पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड adhere टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन पे फॉलो, मतलब अलाउ होते हैं, मतलब कि उन पे लागू होते हैं। तो इसकी वजह से भी वो अच्छी होती हैं, ये योजनाएं ये होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जो भी मतलब जो लोग काम करते हैं उसमें।
तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द प्राइमरी मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्री इन द पास्ट, हाउ इट इज डिफरेंट नाउ। प्राइमरी मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्री इन द पास्ट वाज थ्रू फॉरेन ट्रेड। ठीक है, यानी कि पहले प्राइमरी मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्री मतलब पहले के समय में कैसे कनेक्ट होते थे कंट्री, तो फॉरेन ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा कनेक्ट होते थे। ठीक है, एक दूसरे देश से अपना व्यापार जो चलता था उसकी वजह से। नाउ फॉरेन ट्रेड हैज बिकम द मोर रैपिड, एक्सटेंसिव, ठीक है, एंड एफिशिएंट ड्यू टू एडवांस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। लेकिन अब बहुत ज्यादा ये एडवांस हो गया है, क्योंकि अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया है, कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी हो गया है। हम किसी भी देश से यहाँ से बातचीत कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले भी ऐसे कनेक्ट होते थे, लेकिन अब और ज़्यादा होने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्ट इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट मेन है लाइबरलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को। इट स्टैब्लिश रूल फॉर ट्रेड एग्रीमेंट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर कंट्री। ठीक है, करेंटली अराउंड 164 कंट्री आर मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीए। ठीक है, तो डब्ल्यूटीए इज द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाइबलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, और इसमें करीब 164 कंट्री अभी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेंशन द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सोर्स एंड इनफॉर्मल सोर्स। ठीक है, फॉर्मल सोर्स एंड इनफॉर्मल सोर्स सेक्टर। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सोर्स सेक्टर एंड इनफॉर्मल सोर्स सेक्टर, इसमें देखिए यहाँ पर लिखे हुए क्वेश्चन देखिए, फॉर्मल सोर्स सेक्टर ऑपरेट अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया। ठीक है, आरबीआई के द्वारा ये ऑपरेट होता है, while the informal source of are not regulated by the any government authority। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा ऑपरेट होते हैं, जबकि ये नहीं होते हैं। ठीक है, जो इनफॉर्मल्स, जो अपने इनफॉर्मल सोर्स सेक्टर होते हैं। सेकंड देखिए, इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स आर कम्प्लीटली लोअर। ठीक है जी, इसमें लोअर होती है कम्प्लीटली रेट, वेयर इज इनफॉर्मल सोर्स में चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जैसे लोन्स वगैरह लेते हैं तो इनफॉर्मल जो सोर्स होते हैं, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ सेक्टर होते हैं, उनसे हमें ज़्यादा लोन चुकाना होता है। Formal source follow government rules and regulation, while the informal source may not be comply with these regulations। ठीक है, इनको फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्सप्लेन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड। देखिए, double coincidence of the want refer to the difficulty in the water system where two individuals need to have the good or service that each other desire। देखिए, कैसा होता है जो वाटर सिस्टम होता है, उसमें क्या करते हैं हम, एक्सचेंज कर लेते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे, तो चीज़ हमें नहीं चाहिए मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए वो हम तुमसे ले लेंगे, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिस्टम होता है वाटर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है कि इसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है। कि जैसे मेरे पास मोबाइल है और तुम्हें कुछ और चाहिए उसके बदले, ओके, तो तुम्हें मैं वो वस्तु दे दूंगा और तुमसे मोबाइल ले लूंगा। लेकिन अब इसमें समस्या ये आ रही थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे इसमें एग्जांपल के द्वारा दिखाया गया है, दिस पोज अ चैलेंजिंग इन द एक्सचेंज ऑफ द गुड। ठीक है, मतलब इसमें चैलेंजिंग होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंट, इफ अ शूज मैन्युफैक्चरर नीड्स व्हीट, यदि कोई जूते बनाने वाला व्यक्ति है और उसको गेहूं की जरूरत है, दे मस्ट फाइंड समवन हु नॉट ओनली हैज व्हीट बट आल्सो रिक्वायर्ड शूज। तो उसे ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत है जिसके पास क्या हो, नॉट नॉट हैज व्हीट बट आल्सो रिक्वायर्ड शूज, उसके पास केवल गेहूं तो होना ही चाहिए उसके पास, क्योंकि इसको गेहूं की जरूरत है, बल्कि उसको जूते की भी जरूरत होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत होती थी इस सिस्टम में, जो अपना सिस्टम होता था। ठीक है, लेकिन यूजिंग करेंसी कैन इमीडिएटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यदि हम करेंसी के यूज करें, मुद्रा का उपयोग करें, पैसों का उपयोग करें, तो हम आसानी से जूते तुरंत बेच देंगे। पर जूते से हम किसी से भी क्यों ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको भी हमें जूते ही देना है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता था। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें प्रॉब्लम आती थी। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन हैज एक्सेस शूज एंड वांट व्हीट, किसी के पास बहुत ज्यादा में जूते हैं और वो गेहूं चाहता है, दे कैन सेल द शूज इन द मार्केट
मार्केट में सूद को बेच सकता है, रिसीव करेंसी, करेंसी को रिसीव कर लेगा पैसों को, और फिर अपनी इच्छा से कहीं से भी और किसी से भी वो गेहूँ खरीद सकता है, ठीक है? तो ये जिसमें प्रॉब्लम होती थी, जो अपना सिस्टम था बार्टर सिस्टम, ठीक है? तो इसको याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट अबाउट द 3 फंक्शंस, रोल ऑफ मनी, ठीक है? आंसर देखिए, रोल ऑफ मनी, रोल ऑफ मनी देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक तो होता है, ठीक है? मनी प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम. It facilitates transaction and serves as a common medium for buying and selling goods and service. ठीक है, किसी भी सर्विस को या गुड्स को खरीदने के लिए एक ठीक है, एक मीडियम का उपयोग कर मतलब एक मीडियम का काम करता है। यूनिटी ऑफ अकाउंट, ठीक है, मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड यूनिट of measurement for comparing value of different goods and services. It helps in determining and expressing the value of very commodities in standardized way, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बट अलाउइंग इंडिविजुअल टू होल्ड एंड स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर, ठीक है? यानी कि वो अपने फ्यूचर के लिए भी है, अपने वेल्थ को बनाए रखने के लिए मनी को स्टोर भी कर सकता है। अनलाइक परसीवेबल गुड्स, लेकिन हमें कोई चीज़, जैसे चीज़ है कोई भी, जैसे कि हम चाहें कि आलू खरीद के रख लें फ्यूचर के लिए, तो ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। लेकिन मनी को हम रिटेन कर सकते हैं, इट्स वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है? मतलब ये समय के बाद भी इसकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है? प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ सेविंग एंड ट्रांसफरिंग वैल्यू फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द वाटर सिस्टम? जो वाटर सिस्टम होता है, अभी मैंने बताया था ना आपको कि उसकी लिमिटेशन क्या होगी, कि किसी व्यक्ति को जरूरत है तभी तुम उस वस्तु को वो चीज दे, मतलब उस व्यक्ति को वो वस्तु दे सकते हो, उससे वो ले भी सकते हो। यदि उसको जरूरत नहीं हुई तो हमारा ये वस्तु विनिमय नहीं होगा, वाटर सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है? तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को वो चीज की जरूरत होनी चाहिए और आपको भी उसके पास वो चीज होनी चाहिए जो आपको जरूरत है, ठीक है? तो बोथ बोथ पार्टीज मस्ट एग्री टू बाय एंड सेल स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? तो एक तो इसका ये लिमिटेशन हो जाएगा। दूसरा देखिए, सम गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सर्टेन गुड्स कैन नॉट बी इजीली डिवाइडेड फॉर एक्सचेंज, ठीक? उसके बाद देखिए, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, इट इज चैलेंजिंग टू एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ गुड्स लीडिंग टू द टाइम कंज्यूमिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है? कोई भी गुड्स है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना बहुत ही कठिन हो रहा है। जैसे किसी ने कोई चीज बेची तो वो बताएगा कि भैया हमारा ये ज्यादा रुपए का है, तुम मुझे कम की चीज दे रहे हो। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी वाटर सिस्टम की, ठीक? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राइट अबाउट द रोल ऑफ लोन इन डेवलपमेंट, ठीक है? The development of all economic activities depend on the sound system of loans. Loans satisfy the requirement related to the raw material, working capital, etc. ठीक है? In commercial activities, it enhance the capacity of earn profit, contributing to individual and national income growth. Consequently, as people income increase, there is the overall economic development and progress. ठीक है? तो इसमें बताना है कि रोल क्या होता है लोन सिस्टम का डेवलपमेंट में, तो इसको आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। फेडरल गवर्नेंस एंड यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? देखिए, इन फेडरल गवर्नमेंट पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पावर डिवाइड होती है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में। एंड यूनिटरी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, इन यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम ऑल पावर रेस्ट विद द सेंटर, सेंटर के पास होती है पूरी पूरी पावर। लोकल यूनिट हैव अ स्पेसिफिक constitutional status in federal government. The central government cannot change them as per its will, ठीक है? तो लोकल गवर्नमेंट के पास स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट द लोकल गवर्नमेंट यूनिट आर merely representative of the central government. They center can make changes in the them as per its wish, ठीक है? वो जैसा चाहे उसमें चेंजेस कर सकता है यूनिटरी गवर्नमेंट में। इट इज नेसेसरी टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है? फेडरल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन होना चाहिए, ये जरूरी है, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है? उसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द कोलेटरल इन अ लोन एग्रीमेंट? कोलेटरल इन अ लोन एग्रीमेंट, ठीक है? देखिए, सभी प्रश्न आपको कंप्लीट जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो देखिए, कोलेटरल refers to assist owned by the borrower that are fixed to the lender as security for loan,
इफ अ बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, मतलब रिपे में फेल होता है, द लेंडर हैज राइट टू सीज एंड सेल द कोलेटरल टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मतलब यदि कोई व्यक्ति लोन चुका नहीं सकता है तो क्या करेगा, वो उसकी संपत्ति वगैरह से उसका भुगतान करना चाहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कोलेटरल इंक्लूड लैंड्स, बैंक डिपॉजिट, लाइव स्टॉक्स। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी पशु वगैरह है उसके, या कोई भी उसकी जमीन जायदाद है, उसको उससे वो लोन को चुका लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्सप्लेन थ्री सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड आफ्टर द 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो देखिए आंसर है, बिफोर 1992 लोकल गवर्नमेंट अंडर वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। लेकिन 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट गेंड सम ऑटोनॉमी। ठीक है, उनके पास कुछ यहाँ पर ऑटोनॉमी आ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला पॉइंट इसमें, बिफोर 1992 स्टेट गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर लोकल इलेक्शंस विदाउट रेगुलेटरी। स्टेट गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल था। लेकिन फिर आगे देखिए, आफ्टर 1992 स्टेट गवर्नमेंट कमीशन वाज established फॉर रेगुलर एंड फेयर कंडक्ट ऑफ द लोकल इलेक्शन। ठीक है, बिफोर 92 नो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता था वुमेन के लिए, लेकिन इसके बाद होने लगा। ठीक है, 1/3 ऑफ द सीट वर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडी। 18 क्वेश्चन देखिए, मेंशन थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। तो पहला देखिए, सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, लिमिटेड पीपल एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, तो एफर्ट कौन कौन से करेगा गवर्नमेंट की तरह। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड इन 1950, फॉर्मुलेटिंग अ न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेस्ट। अंडर दिस एम वाज इंक्रीज टू फॉरेस्ट कवर 32.3% फॉर अपॉर्स्टिंग न्यू एरियाज। ठीक है, मतलब कि जंगलों को लगाने का जो एरिया है उसको बढ़ा करके 33.3% कर दिया गया था, कि इतना होना ही चाहिए। इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड कंडक्टिंग रिसर्च ऑन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन December 7, 1988 a new forest policy was announced. The key point of this policy were इंक्रीजिंग फॉरेस्ट इन माउंटेन्स हिली एंड रिवर कैचमेंट एरिया। ठीक है, जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पर माउंटेन्स हैं, जहाँ पर पहाड़ पर्वत हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल राइट ऑफ ट्राइबल एंड पुअर ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी वगैरह, उनका फॉरेस्ट के ऊपर पूरा अधिकार होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि तुम काटो वृक्षों को उनकी परमिशन के बिना, या काटना ही नहीं चाहिए। फोकसिंग ऑन एनहांसिंग फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने पे फोकस करना चाहिए। प्रिवेंटिंग द डिप्लीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस। ठीक है, यानी कि जो पहले से जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उसको हम उसका कटाई को बचाना चाहिए। इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडस्ट्रीज ऑफ देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट एट अ कंसेशनल रेट। ठीक है, यानी जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, जो भी इनके रॉ मटेरियल होते हैं, जो कि इनके फॉरेस्ट से संबंधित जो प्रोडक्ट बनते हैं इंडस्ट्रीज में, उनको डायरेक्टली ऐसे नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब वो ऐसे नहीं ले सकते बिना किसी परमिशन के। नॉट ग्रांटिंग परमिशन टू फॉर द रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट एंड ट्राइबल रूरल एरिया, एंड पेइंग अटेंशन टू द सप्लाई ऑफ फ्यूल पाउडर एंड स्मॉल टिम्बर फॉर पीपल इन द रूरल एंड ट्राइबल। मतलब इसकी पूरी देख-रेख की जानी चाहिए कि कौन क्या कहाँ से ले जा रहा है, इसके ऊपर पूरा पाबंदी होनी चाहिए। 1980 में द इंडियन गवर्नमेंट enhanced the Forest Conservation Act, extending that any forest land can not be covered into agriculture, मतलब converted into agriculture land without the government permission। किसी भी फॉरेस्ट वाली जगह को तुम उसमें खेत में नहीं बदल सकते बिना परमिशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाई वी नीड टू इंक्रीज द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, द several reason why we need to increase the formal source of credit in India compared to the informal sources। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट चार्ज लेस इंटरेस्ट टू बोरोवर्स। ठीक है, जो ऋणदाता है, मतलब ऋण जो लेते हैं, जो लोन लेके रखे हैं, उनसे ये कम चार्ज करता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है। द मेजॉरिटी ऑफ द बोरोवर्स इनकम इज स्पेंट ऑन रिपेइंग लोन्स एंड हायर इंटरेस्ट रेट, ट्रैपिंग देम इनटू अ साइकिल ऑफ डेबिट। तो इस प्रकार से इस पॉइंट पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इट इज डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है।
तो ये इसमें सभी लिस्ट पाई जाती हैं। इस प्रकार से पावर का डिवीजन होता है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद देखिए व्हाट इज इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में एन इकोसिस्टम इज द combined interaction of the physical environment and the living organism within it. The forest ecosystem plays a crucial role in the maintaining environment balance and supporting life. ठीक है, तो ये यूजफुल ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट, तो ये 3 पॉइंट अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है, 3 से 4 पॉइंट है, आप 2-3 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाउ मेनी कैटेगरी हैव द फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट मैनेजमेंट एरिया बीन डिवाइडेड? ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इनमें इनको डिवाइड किया गया फॉरेस्ट को। ठीक है, जिसके अंदर आप पढ़ लीजिए, ये आपके सभी पॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट के बेनिफिट क्या है? तो ये कुछ बेनिफिट है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, वुमन प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये 3 से 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, सभी नहीं करना है कि 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन या 4 में आएगा तो 4 कर लीजिए। क्वेश्चन 25 देखिए, व्हाट इज कंटेनर, एक्सप्लेन इट यूजफुल। कंटेनर देखिए वही होते हैं जो अभी आपने देखा ट्रक में बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उनसे किसी भी आइटम को यहाँ से वहाँ, किसी भी गुड्स को उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, यूजफुल ऑफ कंटेनर, यहाँ पर यूजफुलनेस लिखी है उसकी, क्या क्या यूजफुलनेस है, पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आपको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो आप लोग बस पढ़ लीजिए इनको जल्दी से। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेट टू बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी, when power are delegated from the center and state government to local government, it is called decentralization। ठीक है, तो जब पावर उनको दे दी जाती है लोकल गवर्नमेंट, बेनिफिट इसके देख सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर लोकल पीपल, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, अब इसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के चलिए कंप्लीट करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग सभी वीडियो जरूर देखें, लाइक करें वीडियो को, यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों में इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव की वीडियो या अन्य वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ यदि प्राप्त करना है पूरा, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करें। मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो वॉचिंग।